गुड इवनिंग बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे एएनटीएस एप्टी 4 का जूलॉजी का वीडियो सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 136 पहला आपका क्वेश्चन है। और इसमें मायोफाइब्रिल के अंदर जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उन स्टेटमेंट्स में से आपको करेक्ट बताना है ना, करेक्ट ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट देखो क्या दिया हुआ है, द लाइट बैंड्स कंटेन एक्टिन एंड आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक बैंड आई बैंड व्हाइल द डार्क बैंड कंटेन मायोसिन एंड आर कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक बैंड। बच्चों अगर मैं बात करता हूं आई बैंड की, आई बैंड को हम आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। आइसोट्रोपिक का मतलब हो गया एक समान, है ना, इक्वली, है ना, जितना भी एरिया है पूरा का पूरा एरिया एक समान लाइट होगा। और डार्क बैंड को हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक बैंड। वो एनाइसोट्रोपिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर वेरिएशंस आते हैं, कहीं पर ज्यादा डार्क होता है, कहीं पर कम डार्क होता है। सही है, ओके। और बिल्कुल सही बात है कि आइसोट्रोपिक बैंड में एक्टिन इन्वॉल्व रहता है, एक्टिन से बना रहता है, और एनाइसोट्रोपिक बैंड मायोसिन से बना होता है। लेकिन एक ये भी बात है कि भाई अगर मायोसिन से ही सिर्फ एक ही टाइप का फिलामेंट से बना हुआ है तो ये कैसे इसके अंदर वेरिएशन आ जाती है? तो वेरिएशन इसलिए आ जाती है क्योंकि एक्टिन मायोसिन के ऊपर ओवरलैप करता है। अब जहां जहां एक्टिन मायोसिन के ऊपर ओवरलैप करेगा तो आप समझो वहां वहां क्या हो जाएगा, ज्यादा डार्क हो जाएगा। और जहां पर एक्टिन मायोसिन के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा वहां पर क्या रहेगा, आप बोलोगे लेस डार्क रहेगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही जाता है बच्चों। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द थिक फिलामेंट आर फॉर्मली अटैच्ड टू एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड द जेड लाइन व्हिच बाइसेक्ट द आई बैंड। ठीक है ना। तो एक्चुअली में जेड लाइन को बाइसेक्ट करने वाली थिन फिलामेंट होती है। थिन फिलामेंट एक्टिन को बोलते हैं और थिक फिलामेंट मायोसिन को बोलते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट जा रहा है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस इज कंसीडर्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड अ सार्कोमेयर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन होता है वो आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, जिसको हम सार्कोमेयर बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो अगर मैं तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं, द एच जोन रिप्रेजेंट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिन फिलामेंट दैट इज नॉट ओवरलैप बाय थिक फिलामेंट इन अ रेस्टिंग स्टेट। ठीक है, सो फोर्थ स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे तो फोर्थ स्टेटमेंट में एच जोन एक्चुअली में सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट का होता है, थिन फिलामेंट का नहीं, सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट का। थिक फिलामेंट कौन सी है? मायोसिन है। ठीक है, सो ये वाला फोर्थ स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर थिन फिलामेंट दिया हुआ है। तो इस बेसिस पर अगर मैं आंसर चेक करता हूं तो आंसर क्या चला जाएगा, 136 का ए चला जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। 136 का आपको ए आंसर हो जाएगा। सही है, ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 137 को देखते हैं बच्चों। फ्रॉग से दिया है, मिड ब्रेन ऑफ फ्रॉग इज प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, है ना। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, आप जानते हो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। एंड अनपेयर्ड डाइंसेफेलॉन, ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट होता है ना। और ऑल्फैक्टरी लोब्स अगर बोलोगे तो ये भी फोर ब्रेन का पार्ट होता है बच्चों, स्मेल के लिए, है ना। और पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट, मिड ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, तो 137 का आपके पास आंसर क्या चले जाएगा, डी चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सही है। क्वेश्चन नंबर 138 को देखते हैं बेटा। असर्शन रीजन क्वेश्चन उठाया गया है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से। तो इसके अंदर असर्शन को देखोगे तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बैचेस बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस, है ना। तो बिल्कुल सही बात है ना। एनसीईआरटी की लाइन से उठाया गया है डायरेक्टली क्वेश्चन। तो ह्यूमंस पर यूज करने से पहले वैक्सीन की टेस्टिंग की जाती है बच्चों, और ज़्यादा अच्छा रहता है कि वो टेस्टिंग माइस पर ही सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि माइस पर टेस्टिंग काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहती है। तो वो चीज़ प्राइमेट्स को रिप्लेस कर देती है ना। प्राइमेट्स पर हमें यूज़ करने की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली किस पर यूज़ कर सकते हैं उसके बाद, है ना। टेस्टिंग अगर सक्सेसफुल हो गई तो ह्यूमंस पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये बात लिखी गई है रीजन में जो मैंने बोला, तो असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो रीजन को पढ़ लेते हैं एक बार। इफ ट्रांसजेनिक माइस आर फाउंड टू बी रिलायबल एंड सक्सेसफुल दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज फॉर टेस्टिंग। मंकीज प्राइमेट्स में आता है ना, फॉर टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। बिल्कुल सही बात है। 138 का ऑप्शन क्या चला जाएगा, आप बोलोगे ए चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 139 को देखते हैं बच्चों। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। और तो देखो पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के स्टेप्स क्या हैं आपको मालूम होगा शायद। सबसे पहले होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, और क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है। तो कोई भी स्टेप अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए ऑप्शन में, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। ठीक है, ओके। फिर हम प्राइमरी इफ्लुएंट को निकाल करके कहाँ लेके जाते हैं,
एरोबिक टैंक में लेके जाते हैं, एरेशन टैंक में लेके जाते हैं, और एरेशन टैंक में लेके जाने के बाद फिर हम उसको, है ना, उसमें सेटलिंग टैंक में लेके जाते हैं। सेटलिंग टैंक्स में फ्लॉक्स का सेटलिंग होता है, और फिर फ्लॉक्स को हम लेकर के जाते हैं कहाँ पर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। सेटलिंग टैंक्स में से हम सेकेंडरी इफ्लुएंट को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सो देखो 139 में जैसा मैंने बोला वैसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो आप देखो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया बच्चों। लार्ज एरेशन टैंक, सेटलिंग टैंक और एनारोबिक स्लज ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया। क्लियर है? ओके, सो 139 का आंसर क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर बच्चों, सही है। क्वेश्चन नंबर 140 को देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कॉजेज रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल्स ड्यूरिंग ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, तो देखो अगर इसका आंसर देखना है तो पहले ओव्यूलेशन से एक दिन पहले की बात करते हैं, मतलब हम 13 डे की बात करते हैं। 13 डे पर क्या होता है बच्चों, 13 डे पर ईस्ट्रोजन का पीक बहुत हाई होता है, ईस्ट्रोजन का पीक आया रहता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और ईस्ट्रोजन का लेवल अगर हाई रहता है तो ये किसको स्टिमुलेट करता है, ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, और हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी जब स्टिमुलेट होगा तो LH और FSH निकलेगा, रिलीज होगा, है ना। ओके, लेकिन ईस्ट्रोजन का पीक इतना ज्यादा होता है कि एक बार स्टिमुलेशन से इसका मन नहीं भरता है तो ये फिर से स्टिमुलेट करता है, लेकिन इस बार जब स्टिमुलेट करेगा तो ये हाइपोथैलेमस को ना कर करके, है ना, किसको स्टिमुलेट करेगा, ये डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी सिर्फ और सिर्फ इस बार क्या निकालेगी, LH निकालेगी। बच्चों LH कितने बार निकला, LH 2 बार निकला, तो LH का क्या आता है, LH का सर्ज आता है, और LH का सर्ज आता है और FSH की पीक आती है, पीक आती है। ठीक है, तो ऑन 14 डे LH का सर्ज आ जाता है और FSH की पीक आ जाती है। ये LH का सर्ज क्यों आया, क्योंकि 13 डे पर ईस्ट्रोजन का अमाउंट क्या था, बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके पास, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन ब्लड, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इन ब्लड, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर बी निकल गया, है ना, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इन ब्लड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, ईस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये LH का सर्ज आता है और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 141 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 141 में रिमूवल ऑफ अ कोफैक्टर फ्रॉम अ होलो एंजाइम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कैटालिटिकली इनएक्टिव एपो एंजाइम। ठीक है, जरा देखते हैं। अगर मैं होलो एंजाइम की बात करता हूं तो होलो एंजाइम जो होता है वो बनता है एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर से। ठीक है, जब तक ये कोफैक्टर एपो एंजाइम से जुड़ा हुआ है तब तक ये एक्टिव है, जैसे ही हटा आप बोलोगे इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस बेसिस पर असर्शन तो स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, सवाल होता है कि कैसे जुड़ा होता है, तो जुड़ा होता है या तो टाइटली बाउंड होगा या तो लूजली बाउंड होगा। तो रीजन को देखते हैं, कोफैक्टर आर ऑलवेज टाइटली बाउंड, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो असर्शन सही हो गया, रीजन फॉल्स हो गया। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन आप देखो सी दे रहा है, इफ द असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, है ना। तो 141 का सी हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। डन है। क्वेश्चन नंबर 142 को देखते हैं। Which of the following is the most defining evolutionary characteristics of members belonging to the superclass Tetrapoda? ठीक है, तो देखो दो सुपर क्लास हैं, एक है पाइसेस यानी फिशेस जिसमें फिन्स होंगे, है ना, और एक है आपके टेट्रापोडा जिसके अंदर लिम्स होते हैं। तो लिम्स वाला आंसर जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं, ए ऑप्शन क्या दिया है, प्रेजेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस मॉडिफाइड एज लिम्स, खत्म, बस यही था क्वेश्चन। ठीक है, तो ए ऑप्शन जाएगा आपके पास, है ना, यही चला जाएगा 142 का ए। क्वेश्चन नंबर 143 को देखते हैं बच्चों। सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ ड्रग्स दैट आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन्स टू हेल्प पेशेंट्स कोपिंग विद मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया बट आर ऑफन अब्यूज्ड, है ना। तो ट्रैंक्विलाइजर जो होते हैं ना उनको यूज किया जाता है। अब ट्रैंक्विलाइजर जिसमें होगा ज्यादा, है ना, उसी को हम ऑप्शन मानेंगे। तो आप देखो यहाँ पर बार्बिटूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स लिखा हुआ है ना, वेलम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यही वाला आंसर चले जाएगा, 143 का बी हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 144 को करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन टू बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्केल्स,
है ना, दोनों में पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स में भी बर्ड्स में भी। हाँ, बर्ड्स के अंदर हाइंड लिम्ब पर होते हैं, ठीक है। और ओविपेरस नेचर दोनों का होता है, दोनों ही अंडे देते हैं बच्चों। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों के पास मीडियम अवेलेबल नहीं है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ओके, सही है। तो 144 का ए ऑप्शन चला जाएगा, यही चला जाएगा आंसर, ठीक है। आप देखो बाकी के भी चेक कर सकते हो। देखो होम्योथेर्मी क्या दोनों में मिलती है रेप्टाइल्स बर्ड्स में? न्यूमेटिक बोन्स क्या दोनों में मिलता है? नहीं ना, बस खींचो एक को, है ना। क्वेश्चन नंबर 145 को देखते हैं बच्चों। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ए ऑप्शन दिया गया है आपके पास, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन। बिल्कुल सही बात है ना। अगर कोई सेम पैथोजन दोबारा से किसी को अटैक कर रहा है तो उसके बिहाफ में सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगी, जो कि हाईली इंटेंसिफाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं एनामनेस्टिक। बिल्कुल सही बात है। और ये इसलिए जनरेट हो पाती है क्योंकि मेमोरी रहती है बच्चों, है ना, इम्यूनिटी के पास, ठीक है। तो आप बोलोगे बी अगर बात करेंगे तो एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ, बिल्कुल सही बात है, तो मेमोरी वाला भी क्लियर हो गया। सी की बात करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट, नहीं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है बच्चों, इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप की डिफेंस होती है, ठीक है। सो सी आंसर चला जाएगा 145 का। आई होप इट इज क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 146 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 में ब्लड कोगुलेशन के रिगार्डिंग आपको करेक्ट सीक्वेंस अरेंज करने हैं, है ना, ओके। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ब्लड प्लेटलेट्स, जहां पर इंजरी हुई रहेगी वहां पर ब्लड प्लेटलेट्स इकट्ठा होंगे, स्टिमुलेट होंगे, और फिर उसके बाद वो क्या रिलीज करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स रिलीज करेंगे। तो सेकंड वाला पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज बनेगा, ठीक है। और ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। तो 2, फिर 5th आ गया, सेकेंड लिख लेते हैं एक बार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ओके। 146 का, है ना, पहले आ जाएगा सेकंड, फिर हो जाएगा, है ना, 5th, फिर हो जाएगा 4th, फिर 4th थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन फिर ये क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन आपका फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। तो 4th के बाद आ जाएगा 1st, और फिर उसके बाद क्या आ जाता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट बाय ट्रैप, डेड एंड डैमेज। फिर फाइनली आपका सॉफ्ट क्लॉट बन जाता है, सॉफ्ट क्लॉट पर एयर लगता है तो हार्ड क्लॉट बन जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर उसके बाद 3rd। तो ऐसा कौन सा आ रहा है, पहले सेकेंड, फिर 5th, फिर 4th, फिर 1st, फिर 3rd। पहला ही ऑप्शन दिख गया बच्चों, 146 का ए चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 147 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 147 में विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। सो इन दिस मेथड ओवा फ्रॉम अ फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम अ मेल आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म अ जाइगोट इन द यूट्रस। तो ये तो फर्टिलाइजेशन यूट्रस के अंदर हो रही है, यूट्रस मतलब बॉडी, है ना, तो ये नहीं होगा, इनकरेक्ट हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमेयर इज ट्रांसफर्ड, मतलब फर्टिलाइजेशन तो बाहर करवाई, ठीक है, अभी तक, डायरेक्टली इनटू द यूट्रस टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, है ना। बाकी सब ठीक लिखा, लेकिन ये यूट्रस में ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था इसको, है ना। यूट्रस में ट्रांसफर कब करते हैं, जब 8 ब्लास्टोमेयर से मतलब ऊपर हो जाता है तब, ठीक है। जब तक 8 ब्लास्टोमेयर है तब तक उसको आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट हो गया। थर्ड को देखते हैं, इफ द एम्ब्रियो इज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर इट इज ट्रांसफर इनटू द यूट्रस, ये सही है, अभी अभी बोला। फोर्थ नंबर देखेंगे, एम्ब्रियो विथ 8 ब्लास्टोमेयर इज ट्रांसफर इनटू द स्टमस, आप बोलोगे ये भी सही है ना, फैलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर हो रहा है ना, 8 ब्लास्टोमेयर अप टू। तो आंसर क्या चला जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है तो बी चला जाएगा हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप इट इज क्लियर बच्चों। 147 का बी क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 148 को डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 148 में स्टेटमेंट्स है, करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 को अगर देखोगे तो लिखा हुआ है जेनेटिक ड्रिफ्ट इन ए स्मॉल पॉपुलेशन में रिजल्ट इन द फाउंडर इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन में ही होता है, और ये बॉटल नेक इफेक्ट भी दिखा सकता है, फाउंडर इफेक्ट भी दिखा सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। स्टेटमेंट सेकंड, द फाउंडर पॉपुलेशन कैरीज द कंप्लीट जीन पूल, नहीं, कंप्लीट जीन पूल को कैरी नहीं करता है ना, थोड़ा सा जीन लेके जाएगा, है ना, आप समझ पा रहे हो, पूरा जीन पूल नहीं लेके जाएगा, क्लियर है, ओके। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड हो जाएगा इनकरेक्ट, है ना। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा जाता है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड, सी ऑप्शन चले जाता है, सही है, कोई दिक्कत, ओके।
क्वेश्चन नंबर 149 को देखते हैं बच्चों। एनिमल किंगडम से क्वेश्चन उठाया है स्टेटमेंट बेस्ड सीलम के बारे में, आपको करेक्ट इनकरेक्ट बताना है ना। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड अ ट्रू सीलम। बच्चों बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखोगे ट्रू सीलम हम किसे बोलते हैं, जो कि मेसोडर्म से लाइंड होती है ना। ओके नहीं तो अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट भी है लेकिन अगर वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं है तो आप उसको ट्रू सीलम नहीं बोलोगे। क्लियर है? ओके मतलब आप उसको सीलमेट की कैटेगरी में नहीं डालोगे, वो ए सीलमेट की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पोरीफेरा, पोरीफेरा में स्पॉन्जोसील है लेकिन वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, और मेसोडर्म से लाइंड ना होने की वजह से है ना आप उसको ए सीलमेट की कैटेगरी में डालते हो, है ना। आप देखो सिलेंट्रेट टिनोफोर्स में भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ही, लेकिन वो मेसोडर्म से लाइंड है क्या? नहीं, तो इसलिए आप उसको सीलम के ट्रू सीलम की कैटेगरी में नहीं डालते हो। आप समझ पा रहे हो बात को, है ना। ट्रू सीलम की कैटेगरी में वही आएगी जो कि लाइंड होती है मेसोडर्म से। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर तो करेक्ट जा रहा है बिल्कुल। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं बच्चों। सेकंड स्टेटमेंट में इन एस्केलमिंथस द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भाई सबसे पहले मेसोडर्म किसमें बना था, तो आप बोलोगे प्लैटीहेलमिंथस में। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेसोडर्म किसमें आया? प्लैटीहेलमिंथस में। और मेसोडर्म आते ही आते उसने सीलम नहीं बनाया था। आप समझ पा रहे हो, मेसोडर्म ने सीलम बनाना कब स्टार्ट किया, तो आप बोलोगे एस्केलमिंथस में। लेकिन एस्केलमिंथस में जब सीलम बनाना स्टार्ट किया उसने तो वो सही से नहीं बन पाया बच्चों, है ना। वो स्कैटर्ड हो गया किस फॉर्म में? पाउचेस के फॉर्म में। मेसोडर्म पाउचेस के फॉर्म में स्कैटर्ड हो गया, और इसलिए उसको अपन क्या बोल देते हैं? फॉल्स सीलोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बोलो? फॉल्स सीलोम, दैट मींस सूडोसीलोम बोल देते हैं। सही है, ओके। फिर उसके बाद एस्केलमिंथस के बाद जितने बाकी के फाइलम आए ना उनके अंदर ट्रू सीलोम बना, है ना भाई। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंदर मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हो गई, उससे बन गया सीलोम। और ऐसे सीलम जो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनते हैं उसको बोलते हो साइजोसीलोम। ठीक है, और फिर उसके बाद के फाइलम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का के बाद के फाइलम इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के अंदर क्या हुआ? आउट पॉकेटिंग ऑफ मेसोडर्म हुआ और उससे सीलोम बना, और उसको आप बोलते हो एंटेरोसीलोम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और एंटेरोसीलोम और साइजोसीलोम सारे क्या होते हैं? ये दोनों क्या होते हैं? ट्रू सीलोम होते हैं। तो मतलब एनालिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक पूरा का पूरा ट्रू सीलोम रहेगा। एनालिडा से पहले एस्केलमिंथस में फॉल्स सीलोम यानी सूडोसीलोम रहेगा, और उसके पहले जितने भी हैं वो सारे ए सीलेमेट में रहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट जाता है बच्चों। थर्ड नंबर की बात करेंगे। थर्ड नंबर में इन प्लैटीहेलमिंथस मिडल लेयर इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, नहीं, गलत हो जाएगा बच्चों, है ना। मेसोडर्म आएगा यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? ओके, थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर अगर बात करेंगे, फोर्थ नंबर में एनिमल्स पॉसेसिंग अ ट्रू सीलोम इंक्लूड्स एनालिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट। अभी बताया एनालिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स में साइजोसीलोम पाया जाता है, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट में एंटेरोसीलोम पाया जाता है, और ये दोनों ही क्या होते हैं? आप बोलोगे ट्रू सीलोम। तो फोर्थ स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब आपके पास आंसर क्या चला जाएगा? 149 का बी ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 150 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना। सो ए स्टेटमेंट दिया गया है, ह्यूमन प्रोटीन यूज्ड टू ट्रीट एम्फीसीमा इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। बिल्कुल सही बात है। देखो एम्फीसीमा के अंदर क्या होता है, ये एक क्रोनिक प्रॉब्लम है, सिगरेट स्मोकिंग से होती है। लंबे समय से अगर हम सिगरेट स्मोक कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आने लगती है बच्चों। इसके अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम एक्टिवेट होके, है ना, एल्वियोलर सेल को डैमेज करने लगते हैं। राइट, ओके। तो ट्रिप्सिन एंजाइम को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ए स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। बी स्टेटमेंट की बात करेंगे, सम रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। बच्चों रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स जो है ना वो बनाए ही इसलिए जाते हैं कि आप समझो कोई अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स ना इंड्यूस हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? सी, रोजी द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है। क्लियर है? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर से। क्राई फर्स्ट एबी एंडोटॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis इज इफेक्टिव अगेंस्ट कॉर्न बोरर। बिल्कुल सही बात है। क्राई फर्स्ट एबी जो होता है, क्राई फर्स्ट एबी, ये कॉर्न बोरर के लिए है। ठीक है, कॉर्न बोरर इसको एलिमिनेट करेगा, कॉर्न बोरर्स को। और क्राई फर्स्ट एसी
क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB, ये किसको? कॉटन बॉल वॉर्म को मारेंगे, है ना। ओके, कॉटन बॉल वॉर्म को मारेंगे। क्लियर है? तो इस हिसाब से आंसर जो होना चाहिए आपका A भी सही है, C भी सही है, D भी सही है, तो B इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, यानी ऑप्शन क्या चले जाएगा? B हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ओके, सही है। क्वेश्चन नंबर 151 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 151, मैच द कॉलम। आसान क्वेश्चन। एक्सोप्थैल्मिक गोइटर को किससे मैच करोगे? एक्सोप्थैल्मिक गोइटर कैसे होता है बच्चों? अगर हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन होता है तब। तो देखो, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन कहाँ लिखा गया है? थर्ड में लिखा गया है, तो ए का थर्ड मैच कर रहा है। ठीक है, ए का क्या मैच कर रहा है? थर्ड मैच कर लेंगे आराम से। फिर बी आप देखोगे एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली क्या होती है ना, लोअर जो इसमें बाहर आ जाती है। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होता है इसलिए एडल्ट के अंदर में। ठीक है, तो एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बी का फोर्थ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुशिंग सिंड्रोम आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन कोई बात नहीं है ना, आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए बच्चों। ठीक है, ओके। क्रेटिनिज्म की बात करते हैं, पहले क्रेटिनिज्म को देख लेंगे, अपने आप ही एलिमिनेट होगा। ये तीनों तो एनसीईआरटी में दिए हैं ना, तो इनसे आप सॉल्व करो, उसको आराम से मैच कर लेना, फिर जो बचेगा उसके साथ में। ठीक है, ओके। तो क्रेटिनिज्म को देख लो, पहले डी को कर लेते हैं। डी को अगर देखेंगे तो क्रेटिनिज्म क्या होता है बच्चों? क्रेटिनिज्म होता है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर में, है ना, उसके फीटस को, तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन और स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, ये हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब सी का क्या गया? फर्स्ट गया। देखो, है ना, अगर आपको मालूम भी नहीं है कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, तो आप आराम से मैच कर सकते हो, क्योंकि तीन तो आपको पता है ना। क्लियर है? बाकी तीन तो एनसीईआरटी से दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर भी ऐसे करते हैं। ठीक है, नीट में भी आपके साथ ऐसा होगा, तो इसलिए प्रैक्टिस रहनी चाहिए। 151 का आंसर क्या चला जाएगा? मैच करते हैं पहले तो। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। 151 का फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन चला जाएगा। क्लियर है? ओके, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 152 को डिस्कस करते हैं बच्चों। असर्शन दिया है प्रोटोऑन्कोजीन्स आर सेलुलर जीन्स व्हिच रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल सेलुलर ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन। बिल्कुल सही बात है। नॉर्मल सेल के अंदर जीन होता है प्रोटोऑन्कोजीन, जिसका नाम है, और प्रोटोऑन्कोजीन जो होता है सेलुलर ग्रोथ और आप बोल सकते हो उसके डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि प्रोटोऑन्कोजीन ऐसा जीन है जो कि मेंटेन करता है सेलुलर होम्योस्टेसिस को। ठीक है, ओके। और रीजन की अगर बात करेंगे तो व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस दीज जीन्स कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। बिल्कुल सही बात है ना। अगर इस प्रोटोऑन्कोजीन के अंदर में, ठीक है, अगर किसी प्रकार से कोई कार्सिनोजेन के वजह से कोई चेंजेस हो जाते हैं, म्यूटेशन हो जाता है, अल्टर हो जाता है ये जीन, तो ये ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, मतलब कैंसर का फॉर्मेशन कर सकता है, ट्यूमर सेल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर असर्शन दिया है उसका ये करेक्ट रीजन नहीं है। ये रीजन का जो अपना स्टेटमेंट है ये अपने आप में करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, रीजन स्टेटमेंट करेक्ट है, बट उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का ये रीजन नहीं होगा। उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का असर्शन का रीजन क्या जाएगा असलियत में? वो उसका होगा, आप बोल सकते हो, मेंटेन सेलुलर होम्योस्टेसिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट जा रहे हैं बच्चों, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, तो इसलिए आंसर इसका क्या जाएगा? 152 का बी चला जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। सही है, कोई दिक्कत? ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 153 को डिस्कस करते हैं बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से दिया गया है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम टाइप 2 इस्तेमाल करते हैं बच्चों, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अपनी एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है। जब तक वो उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को किसी डीएनए पर नहीं देखेगा तब तक वहां पर वो कट नहीं लगाएगा, मतलब पूरे अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट करता है तब जाके वो कट लगाता है। अगर वो उसको दिख गया तो आराम से वो कट लगा देगा। कट दो टाइप के लग सकते हैं, स्टिकी एंड और ब्लंट एंड कट लग सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है, ओके। जैसे अगर मान लो हिंद सेकंड आप यूज कर रहे हो तो ब्लंट एंड कट करेगा, अगर ई कोर फर्स्ट यूज कर रहे हो तो वो कैसा? स्टिकी एंड कट करेगा। क्लियर है? तो फिलहाल हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट चुनते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया, दे फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। अभी अभी एक्सप्लेन किया बच्चों, जब तक उसको पता नहीं चलेगा रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहाँ है तब तक कट नहीं लगेगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड को देखोगे, दे
मेक सीक्वेंस स्पेसिफिक कट्स इन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डुप्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात है, तभी तो वो है ना वेक्टर डीएनए को और फॉरेन डीएनए को जोड़ पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है। थर्ड नंबर, दे क्लीव हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम द मिडल पार्ट ऑफ देयर डीएनए। नहीं, दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो पाएगा, है ना। ओके, बाद में फिर बाइंडिंग मतलब बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, दो वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए की बाइंडिंग आप नहीं कर पाओगे अगर बीच से उड़ा दोगे तो, ठीक है। फोर्थ नंबर, दे कट ईच ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स, ठीक है। ओके, बिल्कुल सही बात है। इससे और अपने को है ना वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को जोड़ने में आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली कट कर रहे हैं ना अपन, ये नहीं कि कहीं भी रैंडमली कट कर दे रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक पोजीशन पर कट कर रहे हैं, आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी, ये करेक्ट हो जाएगी बेटा। थर्ड स्टेटमेंट ओनली एंड ओनली इनकरेक्ट जा रहा है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही जा रहा है। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन आपके पास बी चला गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? 153 का बी। क्वेश्चन नंबर 154 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 154 में असर्शन दिया गया है, द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इज एंटायरली फ्री फ्रॉम एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। नहीं, नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ता है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, खासकर अगर हम स्टेरॉयडल वाला यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। ओके, सो रीज़न की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा असर्शन। रीज़न की बात करते हैं, पॉसिबल इल इफेक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन आर नोजिया, एब्डोमिनल पेन एंड ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। मार्क करने वाला बात है, यहाँ पर कॉन्सेप्शन लिखा हुआ है, कॉन्ट्रासेप्शन नहीं लिखा हुआ है बच्चों, है ना। और कॉन्सेप्शन का मतलब क्या हो रहा है? कॉन्सेप्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट, है ना। कंसीव हो रही है प्रेगनेंसी यहाँ पर, और क्या प्रेगनेंसी कंसीव होने से नोजिया, एब्डोमिनल पेन और ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होगा क्या? नहीं ना। क्लियर है। तो इसलिए ये रीजन भी, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब असर्शन, रीजन दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आंसर क्या चले जाएगा? डी चला जाएगा बच्चों। 154 का डी हो जाएगा, डी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 155 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 155 क्या है? इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ऑकर, है ना। देखो, अगर आपको ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करना है, ठीक है, तो रास मैकेनिज्म आपको नहीं चलानी है। अब रास में क्या आ जाता है? रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकंड होता है, जिसमें से एंजियोटेंसिन सेकंड क्या होता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वेसल को प्रेस करने वाला, ठीक है। और ये तीनों ही क्या करेंगे? ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे बच्चों, है ना। ओके, सो आप देखोगे ए बी सी में यही तीनों नहीं लिखा गया है क्या? सिक्रेशन ऑफ रेनिन, सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, सिक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो ये सारे तो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, बीपी को इंक्रीज करेंगे बच्चों। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? सिक्रेशन ऑफ एएनएफ, है ना। एएनएफ क्या कर देगा? एएनएफ एओर्टा को डायलेट कर देता है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही है साहब? ओके, तो इसलिए 155 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 156 को देखते हैं बेटा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया है, वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। बिल्कुल सही बात है ना। ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट और वास्ट डिफरेंस की डक्ट जब मिलेंगी तब उसके बाद क्या बनेगा? इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट किस में ओपन होगा? यूरेथ्रा में ओपन होगा। सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करोगे, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल विच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स अ बर्थ कैनाल। ये भी स्टेटमेंट सही है बच्चों, है ना। सर्विक्स के बीच से जो कैनाल गया हुआ है उसको बोलोगे सर्विकल कैनाल, और वेजाइना के साथ में मिलके सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना क्या कहलाता है? बर्थ कैनाल कहलाता है। क्लियर है? ओके, सो इसलिए है ना 156 का आंसर क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 157 को डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 157 में, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन एज द हार्ट प्रिपेयर्स टू इनिशिएट अ न्यू कार्डियक साइकिल, व्हाई डू द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स ओपन? ठीक है, तो देखो कार्डियक साइकिल की अगर बात करूं तो कार्डियक साइकिल में क्या होता है? ये वाला इवेंट होता है 0.1 सेकेंड का, जिसके अंदर एट्रिया का सिस्टोल रहता है और वेंट्रिकल का डायस्टोल रहता है। और ये वाला इवेंट रहता है 0.3 सेकेंड का, जिसके अंदर वेंट्रिकल का सिस्टोल रहता है और
एट्रिया का डायस्टॉल रहता है, और ये वाला 0.4 सेकंड का जिसके अंदर जॉइंट डायस्टॉल रहता है, मतलब दोनों ही रिलैक्स मोड में रहते हैं, एट्रिया भी और वेंट्रिकल भी। अब समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ठीक है, यहाँ से वेंट्रिकल रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है, यहाँ से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो जब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है तो इस समय पर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है ना, ये क्यों ओपन रहते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ओके, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों ओपन रहते हैं, ये दोनों बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व हैं, ठीक है, ये क्यों ओपन रहते हैं बच्चों। इधर से जॉइंट डायस्टॉल स्टार्ट हो रही है और यहाँ से ब्लड डायरेक्टली इधर पर आ रहा है, ठीक है, इधर पर आ रहा है, और यहाँ पर जब ब्लड एट्रिया में बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ रहा है, ये खुल जा रहा है, आप समझ पा रहे हो बात को, क्लियर है। ओके, और फिर ब्लड इसमें भर जा रहा है, क्लियर है। ओके, सही है। तो देखते हैं क्वेश्चन। ए ऑप्शन आपके पास दिया है, ब्लड फ्लो बैकवर्डली फ्रॉम द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, नहीं, गलत, ठीक है। एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से क्या ब्लड बैकवर्ड फ्लो हो जाता है क्या, नहीं, उस समय पता है क्या होता है, बैकवर्ड फ्लो तो होगा ही नहीं, और अदरवाइज ये सेमिनल वाल्व क्लोज रहते हैं उस समय पर, ठीक है। बी ऑप्शन की बात करेंगे, एसए नोड जनरेट्स अ न्यू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एसए नोड नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां से जनरेट करता है, यहां से जनरेट करता है, ठीक है। ओके, और क्वेश्चन तो पूछा है यहां से वेंट्रिकल रिलैक्सेशन से, तो वो भी ऑप्शन नहीं हुआ। प्रेशर ड्रॉप्स इन द वेंट्रिकल्स व्हाइल ब्लड फिलिंग द एट्रिया पुशेस द वाल्व ओपन, बिल्कुल सही बात है, जो रीजन अपन ने बोला है ना, वही आंसर चला जाएगा सी ऑप्शन आज का आंसर हो जाएगा बच्चों, 157 का सी हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 158 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 158 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से दिया गया है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के रिगार्डिंग में है ना बताना है, तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट पहले। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ O2 बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ओके, बिल्कुल, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है ना ज्यादा रहता है तो O2 कम बाइंड होगा हीमोग्लोबिन से, और अगर वो कम रहता है तो ज्यादा O2 बाइंड होगा, क्लियर है। ओके, बिल्कुल इंटरफेयर करता है। बी हायर H+ कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बच्चों अगर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो pH क्या होती है, डिक्रीज होती है, और अगर pH डिक्रीज हो जाता है तो एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया ना, और एसिडिक इन्वायरमेंट में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, सही है। ओके, तो ये स्टेटमेंट बी वाला इनकरेक्ट जा रहा है अभी तक, तो आगे भी पढ़ लेते हैं। लो PCO2 इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अभी फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हुए आपको समझाया, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर PCO2 कम होगा आप समझो तो उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ज्यादा होगी, PCO2 ज्यादा होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बनेगा, सही है। डी वाले स्टेटमेंट को देखते हैं, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है, तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन और भी फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि P50 हो गया, टेम्परेचर हो गया, pH हो गया, लेकिन हाँ मेनली किससे होता है, ये O2 से होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 से रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ओके, तो 158 का आंसर आपका बी चला जाएगा। बी वाला स्टेटमेंट ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी तीनों A, C, D ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सही है। क्वेश्चन नंबर 159 को देखते हैं बच्चों। द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एक्सेट्रा, है ना, ये कौन सा है, लिम्बिक सिस्टम, है ना। लिम्बिक सिस्टम के लिए एक ट्रिक याद रखो, हैट ऑफ हिप्पो, आप समझ पा रहे हो, हैट ऑफ हिप्पो, हिप्पो, तो आपके पास H से हो गया है ना, ये हो गया H से हो गया आपके पास हाइपोथैलेमस, ठीक है, ओके, और A से हो गया एमिगडेला, और T से हो गया थैलेमस, और हिप्पो से हो गया है ना हिप्पोकैम्पस, तो ये सारे पार्ट जो हैं आपके लिम्बिक सिस्टम में हैं, ठीक है, और इसलिए और ये लिम्बिक सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है ना इन सब चीज़ों के लिए। तो 159 का आंसर क्या चले जाएगा बच्चों, ए चला जाएगा। आई होप क्लियर है। ओके, एनसीईआरटी की लाइन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 160 को करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 160 इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है ना। तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म होता क्या है, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में क्या होता था, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन बहुत कम था इंग्लैंड में बच्चों, है ना, इंग्लैंड की ही कहानी बताई गई है ना। तो इंग्लैंड में पॉल्यूशन बहुत कम था, और इंग्लैंड में पॉल्यूशन बहुत कम था, एयर पॉल्यूशन, तो लाइकेन वहाँ के पेड़ों पर आराम से ग्रो कर जाते थे। लाइकेन इज अ वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर बच्चों। अगर एयर पॉल्यूशन होगा
ठीक है, तो वो लाइकन ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए वहां पर पॉल्यूशन नहीं था, तो आराम से लाइकन ग्रो हो जाते थे, और लाइकन वाइट कलर के होते थे। और लाइकन वाइट कलर के होते हैं तो उसी वाइट कलर के लाइकन में जो मॉथ है, पेपर्ड मॉथ, वो वाइट वाले पेपर्ड मॉथ आराम से अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते थे, ठीक है, जिससे ऊपर उड़ रही चिड़िया सिर्फ उन ब्लैक पिपर्ड मॉथ को पहचानती थी और उनको खाती थी, उनको मारती थी। आप समझ पा रहे हो, ठीक है। व्हाइट मॉथ बच जाते थे। तो अगर मैं बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता हूं तो उस समय पर व्हाइट मॉथ की संख्या ज्यादा हो गई थी, नंबर उनका ज्यादा हो गया था, बच जाते थे। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वही व्हाइट मॉथ की संख्या कम हो गई और ब्लैक मॉथ की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई, क्योंकि उस समय पर इंडस्ट्रीज बढ़ गया था और पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था और लाइकन ग्रो नहीं कर पाए थे। तो इसके वजह से ब्लैक मॉथ बार्क ऑफ ट्री में, अपने बार्क ऑफ ट्री के साथ में अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते थे, व्हाइट मॉथ कैमोफ्लेज नहीं कर पा रहे थे। तो ऊपर उड़ती हुई चिड़िया किसको मारती थी, आप बोलोगे व्हाइट मॉथ को मारती थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पूरा इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो देखो नेचर ने क्या किया, एक समय पर व्हाइट मॉथ को सिलेक्ट किया और एक समय पर नेचर ने कब किसको सिलेक्ट किया, ब्लैक मॉथ को। तो आप समझ पा रहे हो, ऐसा सिलेक्शन क्या कहलाएगा, डायरेक्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन एज इट पुशेस द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन, दिस विल बी द आंसर। बाकी और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, है ना। ओके, तो ये आंसर चले जाएगा 160 का बी, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 161 को देखते हैं बच्चों। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट, देखो कैल्शियम जो होता है जैसे ही ट्रोपोनिन से बाइंड करता है टीपीसी प्रोटीन से, तो इसके वजह से जो एक्टिन पर, जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, माइसिन बाइंडिंग साइट है, वो क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है, क्योंकि मास्किंग हट जाती है। आप समझ पा रहे हो बात को? तो देखते हैं, और फिर जाके मतलब क्रॉस ब्रिज बन जाता है। तो ऑप्शन उसके रिगार्डिंग में देखते हैं। ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। पहला ही आंसर दे दिया गया है ना। आंसर क्या जाएगा 161 का, ए जाएगा। बाकी और स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। एक्टिवेट द मायोसिन एटीपेज बाय बाइंडिंग टू इट, नहीं एक्टिवेट नहीं करता है ये। इसको कौन एक्टिवेट करता है, मायोसिन के, इसको Mg+2 एक्टिवेट करता है। प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द मायोसिन क्रॉस ब्रिज एंड द एक्टिन फिलामेंट, नहीं गलत है। डिटैचेस द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट, नहीं ये भी गलत है ना। आंसर क्या चला जाएगा आपके पास, ए चला जाएगा। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 162 को देखते हैं बच्चों। आसान सा क्वेश्चन है, कार्टिलेजिनस फिश पहचानना है ना। एग्जाम्पल याद होगा तो आप आराम से कर पाओगे। क्लियर है? तो कार्टिलेजिनस फिश का एग्जाम्पल कौन सा है, प्रिस्टिस यानी सॉफिश और कैरकेरोडॉन यानी ग्रेट व्हाइट शार्क। आराम से 162 का बी ऑप्शन चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 163 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 163 को देखोगे तो मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज फास्फोरस कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, सल्फर कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, सिंपल पॉलीसेकेराइड, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड एंड प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। ठीक है, तो आंसर तो डी जाएगा, लेकिन कैसे, तो आप समझो ध्यान से। देखो काइटिन को हम क्या बोलते हैं, काइटिन को बोलते हैं हम पॉलीमर ऑफ नाग, ठीक है। और पॉलीमर ऑफ नाग जो होता है, नाग का फुल फॉर्म क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, है ना। क्या होता है बोलो, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है पॉलीमर ऑफ नाग। आप समझ पा रहे हो? और तो ये एन क्या है, एन यही है, नाइट्रोजन है, समझ रहे हो। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड एंड प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड। 163 का आंसर क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा, मतलब डी ऑप्शन चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 164 को देखते हैं। When a patient with defective ADA was treated, which of the following steps were performed for gene therapy? देखो ADA का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, और ये एंजाइम को रिलीज करने के लिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल होती है, ADA जीन रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर ये जीन में डिफेक्ट हो गया तो जिसके वजह से एंजाइम नहीं रिलीज होगा, और एंजाइम अगर रिलीज नहीं होगा तो प्रोलिफरेशन ऑफ बी और टी लिम्फोसाइट बंद हो जाएगी, और बी और टी लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन बंद हो जाती है तो इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमें स्किड हो जाएगा। स्किड का मतलब क्या, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, राइट। सो इसको ठीक करने के लिए हम जीन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। टेम्पोरेरी ट्रीटमेंट होता है,
परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। परमानेंट ट्रीटमेंट ओनली एंड ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज के केस में होता है, क्योंकि उस समय नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। सही है। तो खैर जीन थेरेपी में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी को हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपके पास दिया गया है, लिम्फोसाइट्स वर ऑब्टेन फ्रॉम अ हेल्दी डोनर। हेल्दी डोनर से हम नहीं लिम्फोसाइट ऑब्टेन करेंगे, हम जो पेशेंट है उसी से लिम्फोसाइट ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि अगर हेल्दी डोनर से हमने मान लो लिम्फोसाइट लिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है ना, इम्यून सिस्टम पेशेंट की क्या कर सकती है, उसको रिजेक्ट कर सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे, लिम्फोसाइट्स आर ट्रांसफर्ड टू कल्चर डिशेस। बिल्कुल सही बात है। लिम्फोसाइट को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कल्चर प्लेट में ग्रो करेंगे, कल्चर प्लेट में ग्रो करेंगे और फिर उसको हेल्दी एडीए जीन से, हेल्दी एडीए सेल से उसको ट्रांसफेक्ट करवाएंगे, जिससे हमारा जो डिफेक्टिव सेल है वो ठीक हो सके। सही है। ओके। तो लिम्फोसाइट वॉज ट्रांसफेक्टेड विथ नॉर्मल एडीए जीन, मतलब हेल्दी या फिर फंक्शनल एडीए जीन। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट, अब जब वो सेल ट्रांसफेक्टेड सेल यानी जो सेल ठीक हो चुके हैं, वो करेक्टेड सेल को हम वापस रिटर्न कर देंगे पेशेंट में। ठीक है। ओके। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। फर्स्ट वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दैट मींस आंसर इसका क्या चले जाएगा बच्चों, 164 का बी चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सही है। क्वेश्चन नंबर 165 को अगर देखते हैं तो सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स में देखो, बैसिलस थेरेंजेंसिस तो बायो कंट्रोल एजेंट होता ही है, बीटी कॉटन वगैरह आपने पढ़ा ही है। टीएमवी नहीं है, एफिड्स नहीं है ना। ओके। ट्राइकोडर्मा रूट इकोसिस्टम के लिए है ना, बैकुलोवायरस नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट और बैसिलस थेरेंजेंसिस भी बायो। तो आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। क्लियर। ओके। बाकी अगर आप ऑसिलेटोरिया राइजोबियम को देखते हो तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नॉस्टॉक एजोस्पाइरलम भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस बैकुलोवायरस का ही जीनस है, ठीक है, जो कि नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट है, नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट है। सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 166 को देखते हैं। मैच द कॉलम दिया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से बच्चों। तो इसके अंदर सबसे पहले डायफ्राम दिया गया है। डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्ट्स, ये सब क्या करते हैं, सर्विक्स को कवर करते हैं। ठीक है। जिससे जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है वो इनहिबिट हो सके, है ना। सो दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है। ओके। बिल्कुल। और इसके वजह से क्या हो जाएगी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इनहिबिट हो सकेगी। ठीक है। सो डायफ्राम का 4 चला जाएगा, पी का 4 हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद क्यू की बात करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपके इनहिबिट करते हैं ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को, क्यू का फर्स्ट हो जाएगा। और आर इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जैसे आप कॉपर टी अगर मान लो लगा लेते हो तो वो क्या करती है, इंक्रीज करती है फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस, तो आर का सेकंड हो जाएगा। और फिर उसके बाद एस की अगर बात करेंगे बच्चों, ठीक है, तो एस में लैक्टेशनल एमिनोरिया 6 मंथ का पीरियड होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और इस दौरान एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन फॉलोइंग पार्टुरेशन, है ना, चाइल्ड बर्थ के बाद ये पीरियड स्टार्ट होता है। तो एस का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब आप इसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। देखो, P का 4, Q का फर्स्ट, R का सेकंड और S का थर्ड, यानी 166 का क्या चले जाएगा, आंसर A चला जाएगा। सही है। ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 167 को देखते हैं बच्चों। द फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। बिल्कुल सही बात है। किडनी की फंक्शन 3 चीज़ों से रेगुलेट हो रही है। एक तो हाइपोथैलेमस पर प्रेजेंट ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, वो एडीएच के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दूसरा रास मैकेनिज्म बच्चों, है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसके लिए जेजी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जस्टाग्लोमेरुलर एपार्टस, है ना। अगर वो रेनिन नहीं रिलीज करेंगे तो रास मैकेनिज्म नहीं होगी। क्लियर है। और फिर आपके पास जाता है तीसरे नंबर में हार्ट क्या रिलीज करता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। सही है। ओके, तो ये तीनों चीजें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रीजन की बात करें तो रीजन में देखो, द हाइपोथैलेमस, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपार्टस एंड टू सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस रेगुलेटरी फीडबैक मैकेनिज्म। दैट मींस कि असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट सही है, और रीजन एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। आई होप सही है। सही है। ओके, तो आंसर क्या चला जाएगा, ए, 167 का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 168 की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 168 में विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द पाथवे ऑफ एयर एंड द रेगुलेशन ऑफ इट्स एंट्री ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इन अ कॉकरोच। ठीक है, तो देखो, कॉकरोच के लेटरल बॉडी वॉल पर, है ना, ल्यूरॉन पर
उसको न्यूरॉन बोलते हैं, उस पर क्या होता है, आप बोलोगे स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होता है। और स्पाइरिकल्स जो होता है ना वो किससे गार्डेड होता है, स्फिंक्टर से गार्डेड होता है। तो ये स्पाइरिकल्स स्फिंक्टर से गार्डेड होते हैं, ठीक है, ओके। और स्पाइरिकल्स के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, स्पाइरिकल्स के बाद स्टार्ट हो जाता है ये ट्रैकियल ट्यूब्स, है ना। ट्रैकियल ट्यूब्स के बाद क्या होता है, ट्रैक्यूल्स हो जाते हैं। ट्रैक्यूल्स के बाद क्या हो जाता है, ट्रैक्यूल्स में जब हवा आ जाती है तो उसके बाद ये टिश्यू में डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है, ये टिश्यू में डिफ्यूज हो जाती है। तो ये हो गया, येलो कलर से मैंने बनाया है स्पाइरिकल, और स्पाइरिकल किससे गार्ड किया है, ब्लू कलर से मैंने बोला है स्फिंक्टर। तो आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। एयर एंटर थ्रू स्पाइरिकल, सही है, फिर रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर, एंड फिर उसके बाद कहाँ एंटर करेगा, ट्रैकियल ट्यूब्स, फिर उसके बाद ट्रैक्यूल्स, ये हो गए ट्रैक्यूल्स, है ना, और फिर उसके बाद टिश्यू में आ जाएगा, ये टिश्यू हो गए, सही है, ओके। तो 168 का आंसर ए चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 169 को देखते हैं बच्चों। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से असर्शन रीजन क्वेश्चन उठाया गया है। इंसुलिन डज नॉट एंटर इट्स टारगेट सेल बट इंस्टेड जनरेट सेकंड मैसेंजर्स टू रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। बच्चों इंसुलिन पेप्टाइड नेचर का हार्मोन होता है। पेप्टाइड नेचर वाले हार्मोन वाटर सोल्यूबल हार्मोन होते हैं, और वाटर सोल्यूबल हार्मोन, है ना, लिपिड मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते हैं, क्लियर है, ओके। सो इसलिए इनको मेम्ब्रेन रिसेप्टर की जरूरत पड़ती है, और मेम्ब्रेन रिसेप्टर से जैसे ही ये बाइंड करेंगे अपने आप को, ठीक है, तो उसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा, ओके, सेकेंडरी मैसेज जनरेट करेगा, क्लियर है। तो इसलिए इनको सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड की रिसेप्टर की जरूरत होती है, ठीक है। तो देखो रीजन में क्या लिखा हुआ है, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन विच इंटरेक्ट्स विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो रीजन आराम से असर्शन को मैच कर रहा है, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चला जाएगा। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। 169 का क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 170 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 170 में स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है आपका, इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर स्टेराइल एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब इन्वायरमेंट, है ना। तो जिस लैब में एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, है ना, बायोटेक्नोलॉजी का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, ठीक है, उस लैब में, है ना, जो एम्बियंस है, इन्वायरमेंट है, वो स्टेराइल करना पड़ेगा, नहीं तो अदर माइक्रोब्स पर क्या पता एक्सपेरिमेंट हो जाए तो, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, है ना, ओके। तो अगर डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा तो फिर वैसे एक्सपेरिमेंट का फायदा क्या, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं, तो स्टेराइल एम्बियंस इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनडिजायरेबल माइक्रोब्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, है ना। 170 का ए ऑप्शन चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर बच्चों, है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 171 को देखते हैं बच्चों। द राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस परमेबिलिटी टू सोडियम प्लस इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड एंड इज क्विकली फॉलोड बाय एन इंक्रीज परमेबिलिटी टू। क्वेश्चन देखते हैं पहले, है ना। देखो ये मान लो आपके पास है न्यूरॉन, ठीक है, ओके, और यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया ए, इसका दो पार्ट है, इस न्यूरॉन के दो पार्ट, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसको मैंने बोल दिया बी, ठीक है। और दोनों पर क्या प्रेजेंट है, दोनों पर प्रेजेंट है सोडियम के चैनल, ठीक है, सोडियम के चैनल, और साथ में ब्लू कलर से बना देता हूँ पोटेशियम के चैनल, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर होगा क्या, क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टिमुलस राइज हुआ है, मतलब आप बोलोगे सोडियम आयन की एंट्री हुई है, सोडियम आयन की एंट्री हुई है, और जिसके वजह से आप बोलोगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंदर प्लस हो गया है ना, अंदर प्लस हो गया है और बाहर माइनस हो गया है, दैट मीन्स डीपोलराइजेशन हो गया है बच्चों, ठीक है, ओके। और ये वाला फेज अभी कैसा है, ये वाला फेज अभी आप बोलोगे रीपोलराइज्ड है। रीपोलराइज का मतलब अंदर, सॉरी पोलराइज्ड है, पोलराइज का मतलब अभी अंदर क्या है, आप बोलोगे अंदर अभी ये माइनस है और बाहर क्या है, प्लस है, तो ये पोलराइज रेस्टिंग स्टेट में। तो अगर इस डीपोलराइजेशन के सिग्नल को इधर लेके जाना है तो आप समझो, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, यहां से आपको, यहां से ये प्लस वाला जो है, ये प्लस वाला साइन, ये क्या करेगा, इधर के सोडियम चैनल को ओपन करेगा, और इधर से ये प्लस वाला साइन किसको ओपन करेगा, इधर के पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा। आप समझ पा रहे हो बात को, क्लियर है, ओके। तो अब क्या होने लगेगा, जैसे ही सोडियम, जैसे ये डीपोलराइजेशन का सिग्नल +30 मिलीवोल्ट पहुंचेगा ना, आप समझो तुरंत
ये एक्सचेंज होगा, आप समझ पा रहे हो, ये वाला चार्ज का मूवमेंट होगा और जिसकी वजह से ये चैनल इधर पर खुल जाएगा पोटेशियम का और यहाँ का सोडियम चैनल खुल जाएगा। और जैसे ही पोटेशियम का चैनल खुलेगा पोटेशियम आयन की क्या हो जाएगी, ई फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से पोटेशियम आयन बाहर जाने लगेगा बच्चों, यहाँ से पोटेशियम आयन क्या होगा, बाहर जाने लगेगा। और बाहर पोटेशियम आयन अगर जाने लगेगा आप समझो तो क्या होगा, आप बोलोगे वापस अब ये क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन हो जाएगा। तो ए वाला फिर रीपोलराइज हो जाएगा और बी वाला बाद में क्या हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सोडियम शॉर्ट लिव था, ठीक है, उसने +30 मिलीवोल्ट तक डीपोलराइजेशन के सिग्नल को मेंटेन रखा। उसके बाद आप समझो, उसके बाद तुरंत बाद क्या हुआ है ना, सोडियम के बाद किसकी परमेबिलिटी बढ़ गई, आप बोलोगे पोटेशियम की बढ़ गई। तो आंसर क्या चला जाएगा, 171 का डी चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 172 को देखते हैं बच्चों। असर्शन दिया गया है, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड कोरियोनिक विलाई अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ओके, देखो ट्रोफोब्लास्ट बाद में कन्वर्ट होता है कोरियन में और उससे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है ना बहुत सारी, उनको आप बोलते हो कोरियोनिक विलाई। ठीक है, और यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ इंटरडिजिटेट होती हैं और क्या बनाती हैं, आप बोलोगे प्लेसेंटा बनाती है, विच इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी। तो यही नहीं लिखा है क्या असर्शन और रीजन में, आप समझ पा रहे हो बात को? तो आंसर क्या चला जाएगा, 172 का ए चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, कोई दिक्कत? सही है। क्वेश्चन नंबर 173 को देख लेते हैं बच्चों। अ प्रोटीन इज ऑलवेज अ हेट्रोपॉलीमर एंड नेवर अ होमोपॉलीमर। बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड इन्वॉल्व रहते हैं, 20 डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड होते हैं, वही आपके इन्वॉल्व रहते हैं प्रोटीन के प्रोटीन को बनाने के लिए, पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो असर्शन तो करेक्ट है, होमोपॉलीमर नहीं होगा, हेट्रोपॉलीमर होगा। ठीक है, रीजन इसका प्रोटीन्स आर लीनियर चेन्स कंपोज ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, यही तो लिखा गया है। ठीक है, ओके, 173 का क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। क्लियर है? तो दोनों असर्शन रीजन हमने सॉल्व किए, दोनों के आंसर क्या है, ए है। क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 174 आपका मैच द कॉलम दिया हुआ है ना, टिश्यू वाले सेक्शन से, तो जिसमें मास्ट सेल किस में दिखाई देता है आपको, आप एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम जब देखते हो तो उसके अंदर दिखाई देता है आपको। तो ए का क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, ओके, और फिर उसके बाद आप देखोगे इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल पर आपके पास क्या हो जाते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। और ब्लड की अगर बात करोगे तो ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, ब्लड है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, और डी की अगर बात करोगे तो डी है ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन डीसीटी और आप बोलोगे क्या नाम है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी और डीसीटी, इन दोनों में ही क्या होता है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। पीसीटी में ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल होता है और डीसीटी में क्या होता है, नॉर्मल क्यूबॉइडल होता है। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा बच्चों, डी का हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, ओके, तो आई होप ऐसा अरेंजमेंट आपको इस ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा। देखते हैं, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड, ये आपका आंसर क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा, 174। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 175 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 175, रीड द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ क्लास एव्स एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एडेप्टेशन दैट फैसिलिटेट फ्लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड मार्क करके रखना है आपको, फैसिलिटेट फ्लाइट, ऐसे एडेप्टेशंस की बातें करनी है यहाँ पर जो फ्लाइट को फैसिलिटेट करते हो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है, द फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। बिल्कुल सही बात है ना, जब तक फोरलिम्स विंग्स में मॉडिफाइड नहीं होंगे तो चिड़िया उड़ेगी ही किससे, आप समझ पा रहे हो बात को, है ना बच्चों। चिड़िया के लिए वो कहावत नहीं बैठेगी कि है ना हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से नहीं उड़ान होती है वहां पर चिड़िया के लिए, वो किससे होती है, पंख से होती है, पंखों से होती है ना, मतलब विंग से होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, while the hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming और clasping। बिल्कुल सही, clasping का मतलब क्या होता है, ट्री ब्रांच को पकड़ना। ठीक है,
ओके। और सेकेंड नंबर आप बोलोगे द एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटी, वेट को रिड्यूस करने के लिए। और थर्ड नंबर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर, द क्रॉप एंड गिजार्ड फॉर स्टोरिंग एंड क्रशिंग फूड। ये स्टेटमेंट तो सही है, बट फ्लाइट को फैसिलिटेट कर रहा है क्या ये एडेप्टेशन? नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये वाला थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड होगा। उसके बाद फोर्थ को भी देख लें, एयर सैक्स कनेक्टेड टू द लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन टू मीट हाई ऑक्सीजन डिमांड, बिल्कुल सही बात है ना। ओके, इनके अंदर एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, 9 एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिसके वजह से सप्लीमेंट रेस्पिरेशन होता है इनके पास, डबल रेस्पिरेशन होता है इनके पास, ठीक है। तो इनको हेल्प मिलता है बड़ा उड़ने में, ठीक है। तो 175 का फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये 3 स्टेटमेंट आपके फ्लाइट को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब कौन सा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, मतलब बी ऑप्शन जाना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। क्लियर है, बी ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, मतलब बी, ठीक है। 175 का बी। आई होप क्लियर। क्वेश्चन नंबर 176 को देखते हैं बच्चों। फ्रॉग में से मैच द कॉलम आपका क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। ओके, तो कॉलम फर्स्ट में आपका बिडर्स कैनाल दिया हुआ है। बिडर्स कैनाल कहाँ से पास होती है? बिडर्स कैनाल किडनी से, है ना, किडनी के थ्रू पास होती है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल प्रेजेंट इनसाइड द किडनी ऑफ अ मेल फ्रॉग, ए का क्या हो जाएगा? आप बोलोगे थर्ड हो जाएगा, सही है। और बी का फिर साइनस विनोसस, साइनस विनोसस क्या करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, राइट एट्रियम से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो रिसीव्स ब्लड थ्रू द वीना कावा एंड जॉइंस द राइट एट्रियम, बी का फर्स्ट हो जाएगा। फिर सी की बात करेंगे, क्लोएका। क्लोएका क्या होता है? एक कॉमन चैम्बर होता है फॉर बोथ जेनिशेलिया एंड एक्सक्रीटा। पढ़ते हैं ऑप्शन। क्लोएका अ स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फेसेस, यूरिन, स्पर्म टू द एक्सटीरियर। तो सी का क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सी का हो जाएगा फोर्थ, है ना। और फिर उसके बाद डी, वासा इफ्रेंशिया 10 to 12 इन नंबर्स एंड अराइज फ्रॉम द टेस्टिस, तो ये हो जाएगा डी का आपका सेकंड। और ऐसा अरेंजमेंट कहाँ से दिखता है आपको? कौन से ऑप्शन में दिखता है? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन गया? 176 का ए। आई होप इट इज क्लियर बच्चों, सही है। क्वेश्चन नंबर 177 को देखते हैं बच्चों। सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दैट आर स्पेसिफिकली डिजाइंड टू बी इफेक्टिव फॉर अ लॉन्गर पीरियड और आर कंसिडर्ड टर्मिनल मेथड्स, ठीक है। सो आईयूडीज हो जाएगा, है ना, इम्प्लांट्स यानी नॉर प्लांट्स हो जाएंगे और स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सो ये आपका ऑप्शन चला जाएगा सी, ठीक है। ओके, तो लॉन्ग टर्म में, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आईयूडीज और इम्प्लांट्स आपके टेम्पोररी मेथड में ही आते हैं, स्टेरिलाइजेशन परमानेंट मेथड में आता है। हाँ, आईयूडीज इम्प्लांट भले टेम्पोररी हैं लेकिन लंबे समय तक के लिए आपका यूज किया जा सकता है इसको, ठीक है। ओके, बाकी पिल्स वगैरह जब तक खाओगे तब तक चलेगा, ये जब तक अप्लाई करोगे नेचुरल मेथड तब तक चलेगा, और बाकी सारे, है ना, जब तक अप्लाई करोगे तब तक चलेगा। बाकी ये आईयूडीज इम्प्लांट्स लॉन्ग टर्म के लिए और स्टेरिलाइजेशन परमानेंट के लिए। तो ये आंसर आपका चला जाएगा 177 का सी, सही है। क्वेश्चन नंबर 178 को देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द रोल ऑफ द एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखो, एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के, ठीक है। तो अगर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन या H+ का कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो वहाँ से सीधा सिग्नल जाएगा सीधे पॉन्स के पास, और पॉन्स फिर नेसेसरी पॉन्स सिग्नल भेजेगा किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ठीक है। और फिर वहाँ से जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो किए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट कहाँ पर दिया गया है? दे कंटेन रिसेप्टर दैट रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 and H+ कंसंट्रेशन एंड सेंड सिग्नल टू द रिदम सेंटर। तो सी ऑप्शन चला जाएगा, सही है 178 का। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 179 का देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 179, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरी सीक्वेंस इन द क्लोनिंग वेक्टर PBR322, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, इट इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, ओरी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फुल फॉर्म ही होता है बच्चों, है ना, तो बिल्कुल सही है। सेकंड, इट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड एलियन DNA,
ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना। जितनी ज़्यादा कॉपी नंबर होगी उतना ही ज़्यादा ये रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। थर्ड नंबर, इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरी सपोर्ट्स अ हाई कॉपी नंबर। ये भी स्टेटमेंट अभी तो बोला है ना, यही सही है, ठीक है, ये भी सही है। फिर फोर्थ नंबर बात करोगे, द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज लाइगेटेड टू ओरी, नहीं ओरी से नहीं, आप ड्रग रेजिस्टेंस मतलब जीन से या फिर मतलब अपने सिलेक्टेबल मार्कर से आप उसको बाइंड करिए ना, ठीक है। तो 179 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दैट मीन्स स्टेटमेंट आपका ऑप्शन ए चला जाएगा, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 180 को देखते हैं बच्चों। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स विथ रेफरेंस टू कॉकरोच एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो पहला है ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल, ये कहां पर होती है, गिजार्ड, और गिजार्ड को क्या बोलते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस। तो ए का थर्ड चला जाएगा, ठीक है, ए का थर्ड सही है। और फिर उसके बाद बी की बात करें, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस, कौन हो जाएगा, हेपेटिक सी के, है ना। हेपार का मतलब होता है लिवर, बत्तो लिवर ही क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, हेपेटिक सी के, बी से फर्स्ट। और फिर उसके बाद हो गया सी हो गया 10 पेयर्स, 10 पेयर्स कौन सा चीज होता है कॉकरोच में, स्पाइरेकल्स, ठीक है। तो 10 पेयर्स हो गया स्पाइरेकल्स। और फिर एनल सरकाई, एनल सरकाई 10 सेगमेंट पर पाए जाते हैं, दोनों मेल और फीमेल में। तो ये हो गया आपके पास सेकंड, डी का सेकंड। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा मैच करता है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड, दैट मीन्स 180 का, ठीक है, ये आपका आंसर क्या चला जाएगा, ए ऑप्शन चला जाएगा। आई होप समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है।